तो राजीव, एक बार फिर हिंडनबर्ग का जिन बाहर आ गया है। सियासत खूब गर्मा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, टकराव तकरार साफ तौर पर दिख रहे हैं, टूल किट करार दिया जा रहा है, साजिश हो रही है। और दूसरी ही तरफ यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पीएम जवाब दे, फाइनेंस मिनिस्ट्री जवाब दे, सेबी वो इस्तीफा दे। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और खबर इस बीच ये भी कि राहुल को ईडी बुलाने वाली है। तो अडानी विवाद सेबी सवालों के घेरे में और इस बीच राहुल को ईडी का बुलावा। किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक सेबी की बात है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हुआ कि सेबी की चेयरमैन का जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी ग्रुप में या उनके हस्बैंड का या जो अदानी के भाई हैं जो ऑफशोर कंपनीज चलाते हैं, विनोद अदानी का, ये खुलासा अभी पहली बार हुआ है। और ये माना गया, इसका एक पक्ष ये है कि सरकार की तरफ से या मानिए पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई उस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस तरीके से कहा कि ये रिपोर्ट लाई गई इसलिए कि भारतीय जो शेयर बाज़ार है वो क्रैश करे और एक आर्थिक अस्थिरता की स्थिति आए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इसके पहले जनवरी 2023 में आई थी। तो अडानी समूह का शेयर कितना धड़ाम से नीचे गिरा और उस ग्रुप की कितना नुकसान हुआ, बाद में उसने भरपाई की, वो अलग बात है, लेकिन उसका कितना असर पड़ा और छोटे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, 7.5 लाख करोड़ रुपए का उस समय बताया गया। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मामला, जब ये हिंडनबर्ग की पिछली बार रिपोर्ट आई थी तो सेबी, जो कि बाजार नियामक संस्था है और जिसका काम है इन सब चीज़ों पर निगरानी रखना, उसने अपनी तरफ से कोई भी जांच इनिशिएट नहीं की, शुरू नहीं की। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा कि आपने इस मामले में कोई जांच की, उन्होंने कहा नहीं की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच करने को कहा। सेबी ने जांच की और जांच के मामले में एक क्लीन चिट अडानी ग्रुप को दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर भरोसा करते हुए किसी तरह की सीबीआई या एसआईटी जांच से इनकार कर दिया था। और उसको अडानी ग्रुप ने अपनी जीत माना और उन्होंने निवेशकों का और सारे लोगों का विश्वास करने के लिए धन्यवाद दिया। जबकि आपको याद होगा 20,000 करोड़ का एफपीओ लाना था अडानी ग्रुप को, उन्होंने इस रिपोर्ट को आने के बाद उसे निरस्त कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त इस बात का खुलासा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई और जिस रिपोर्ट के भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारी मांगों को ठुकरा दिया, उस समय सेबी की चेयरमैन यही माधवी बुश थी। और उसके बाद जो घटनाक्रम चला है, उनका ये कहना है कि उस पर जांच हुई, 23 जांच शायद उस पूरे मामले में हुई थी और 21-22 जांच पूरी हो गई है। और उसके बाद जब हिंडनबर्ग को नोटिस दिया गया और इस नोटिस देने के बाद हिंडनबर्ग ने दूसरी रिपोर्ट जारी की। सवाल ये उठता है कि सेबी की चेयरमैन जो माधवी बुश है, क्या इस बात का उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि सेबी के मेंबर बनने के बाद या सेबी के मेंबर बनने के बाद इस बात का सार्वजनिक ऐलान किया था कि मेंबर बनने से पहले वो अडानी ग्रुप से किसी भी तरह से वो या उनका परिवार संबंधित था? शायद ऐसा नहीं है। ये जो रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने और उनके पति ने कहा कि ये आरोप निराधार है और उस समय उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो व्यक्तिगत हैसियत से किया था और उस कंपनी में उनके बचपन के दोस्त, उनके पति के और आईआईटी में उनके साथ पढ़े दोस्त थे जिनके कहने पर उन्होंने पैसा लगाया था। लेकिन कई सवाल इसमें उठते हैं। एक तरफ तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे जो भारतीय शेयर बाजार के क्रैश होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, उसका कोई असर सोमवार को बाजार पर दिखाई नहीं दिया, कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, बाजार स्टेबल रहा। तो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का वो असर नहीं है जो पिछली रिपोर्ट का था। तो उसकी एक क्या निवेशक, आम निवेशक हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी या उसकी प्रामाणिकता पर उनको संदेह था। दूसरी बात, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया, जिससे कि शेयर नीचे जाएं तो उनको फ़ायदा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ बहुत सारे व्यापारिक घरानों ने, जिनके खिलाफ 2017 से ये वित्तीय अनियमितताओं और फाइनेंशियल रिसर्च करने वाली कंपनी है,
और तब से उन्होंने कई सारी रिपोर्ट कई कंपनियों की दी हैं। कुछ कंपनियों ने अदालत में हिंडनबर्ग को घसीटा भी है और बार बार हिंडनबर्ग ये चैलेंज करता रहा अडानी ग्रुप को कि आप अदालत में हमारे खिलाफ आएँ और मुकदमा करें। वो अभी तक हुआ नहीं। तो देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि सेबी की चेयरपर्सन जो है वो पहली महिला है, और दूसरी भारत के इतिहास में पहली वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाली हैं जो कि सेबी की चेयरपर्सन बनी है। तो एक सवाल ये उठता है कि अगर जिसको ही बाजार की जो नियामक संस्था है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो उसका चेयरमैन ही किसी एक व्यापारिक कंपनी से पहले से जुड़ा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि नहीं बनता है। दूसरी बात, चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर से आती थी तो सेबी के मेंबर और चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था पर्सनल कैपेसिटी में, ये उनका अधिकार है। और सेबी के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अगर अपने शेयर ट्रांसफ़र किए अपने पति को, तो ये भी लीगली वो कर सकती है। लेकिन ये ईमेल के जरिए करना और सार्वजनिक तौर पर ऐलान करना कि हम इस पद पर आ रहे हैं और इससे पहले हमारा रिश्ता इन लोगों से था, वो एक दूसरी पारदर्शिता की बात होती। तो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में ये विवाद है कि एक तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है जो संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है। दूसरी तरफ ये कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले आती है और उसकी कोशिश होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी स्थिति इस तरीके की आए, अस्थिरता की, और फिर उसके बाद विपक्षी दल इस पर हंगामा मचाएं और देश में एक इस तरह का क्योस पैदा करने की कोशिश की जाए। दोनों पक्ष है इसमें। बात तो तब है कि जब कोई जांच सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो और सच सामने आए। बिल्कुल।